गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप सही होंगे। आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक का दूसरा पाठ विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि को लेकर आया हुआ हूँ और इसके बारे में हम सब मिलकर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। उम्मीद है आप इसको लगन से सुनेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आप जैसे जैसे आप इसको करते रहेंगे आपको याद भी हो जाएगा, पूरी उम्मीद है। तो पहला प्रश्न इसमें है, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूपों का वर्णन कीजिए। जो प्रारूप हैं कि ये प्रारूप क्या है, विश्व का जनसंख्या वितरण का प्रारूप सीधे सीधे ये है कि जनसंख्या वितरण से अभिप्राय धरातल पर उन लोगों के वितरण या फैलाव से है। इसी को जनसंख्या वितरण कहेंगे, यानी हम विश्व की बात कर रहे हैं। तो इसका जो प्रारूप है ये कैसा है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ये इसके प्रारूप से इसका मतलब है कि विश्व में कई कई जनसंख्या क्या है, बहुत अधिक है, कहीं बहुत कम है, यही इसका प्रारूप कहलाता है। तो इसमें मैंने ये दिखाए हैं, इसको आप लिख लेंगे। विश्व में 10 सर्वोच्च जनसंख्या वाले देश हैं, जिसमें चीन नंबर 1 पे है और भारत नंबर 2 पर है। तो ये इस प्रश्न को आप इस तरह से कर लेंगे। तो अगला प्रश्न है, विश्व में जो जनसंख्या का घनत्व है उसका क्या अर्थ है और इसे कैसे मापा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के बीच का एक अनुपात होता है। अगर हमने ये देखना है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग, कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो उनके अनुपात को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र यहाँ पे लिखा है, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। उदाहरण भी दिया है, माना ए प्रदेश का एक क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1.5 लाख है। तो जनसंख्या घनत्व इस प्रकार निकाला जाएगा, जनसंख्या घनत्व बराबर 1,50,000 बटे 100। तो यानी 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में निवास करते हैं, ये जनसंख्या घनत्व होगा। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इस प्रश्न को आप इस तरह से समझिए कि विश्व की जो जनसंख्या है उसका जो वितरण और घनत्व है, वितरण का मतलब आप समझ लेंगे कहीं अधिक जनसंख्या है, कहीं बहुत कम जनसंख्या है, तो इसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक हैं, इन कारकों की हम बात करते हैं। तो हम ये देख लेंगे कि इसके वितरण और घनत्व को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। प्राकृतिक में जिस प्रदेश की जलवायु बहुत अच्छी होगी वहाँ जनसंख्या अधिक होगी। जिस क्षेत्र में जलापूर्ति यानी जल की उपलब्धता होगी उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होगी। जिस क्षेत्र की मृदा उपजाऊ होगी वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। जिसका धरातल समतल होगा यानी रहने योग्य, मकान बनाने योग्य अच्छा धरातल होगा वहाँ जनसंख्या अधिक होगी। और जिन क्षेत्रों में खनिज और ऊर्जा संसाधन, खनिज का मतलब कि जो प्राकृतिक खनिज हैं जैसे कोयला के खाने हैं, लोहे के खाने हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होगी। ये इसके प्राकृतिक कारक हुए। मानवीय कारक का सीधा संबंध है मानव से। जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगे होंगे यानी औद्योगिकरण, यातायात की सुविधाएं, कृषि कार्य जिनमें ज़्यादा होता है, नगरीयकरण, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता। सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये है कि जिन क्षेत्रों में चोरी या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं होती वहाँ रहना पसंद करता है, वहाँ की जनसंख्या इसलिए अधिक होती। राजनीतिक स्थिरता का मतलब है कि बार बार ऐसे देशों में हम रहना पसंद नहीं करते हैं कि जहाँ की सरकारें बार बार टूटती हैं और बार बार चुनाव होते हैं, राजनीतिक स्थिरता नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम राजनीतिक स्थिरता में देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाएं यानी रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, ये चीज़ें जो आधारभूत सुविधाएं हैं जिन क्षेत्रों में होती हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो प्राकृतिक कारक मैंने आपको जैसे बता दिया, तो प्राकृतिक कारक
प्रकृति द्वारा उपलब्ध ऐसे तत्व या संसाधन जो मानव की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक दशाओं को प्रभावित करते हैं, जो हमने देख लिए। मानवीय कारक, वे कारक जिनको मानव स्वयं विकसित करता है, मानवीय कारक कहलाते हैं। तो इस तरह से जो है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार से हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्रश्न संख्या 4 है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या परिवर्तन के घटक बताइए। तो जनसंख्या वृद्धि किसी निश्चित अवधि के दौरान, इस वृद्धि को परिवर्तन भी कह सकते हैं, किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र पर निवासियों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह परिवर्तन दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। मैंने जैसा आपको बताया, जनसंख्या वृद्धि का जो तात्पर्य है वह यह है कि जनसंख्या में परिवर्तन। वह परिवर्तन कैसा हो सकता है? दो प्रकार से हो सकता है। धनात्मक परिवर्तन, माना कहीं किसी विशेष क्षेत्र में 100 लोग हैं, वहाँ एक वर्ष में 10 लोगों की संख्या बढ़ गई, यानी उनकी संख्या 110 हो गई। यह भी जनसंख्या में वृद्धि कहलाएगी। और ठीक ऋणात्मक वृद्धि का मतलब है जहाँ 100 लोग थे वहाँ 10 लोगों की मृत्यु हो गई या वो कहीं चले गए हैं, तो वह 90 लोग कहलाएंगे। यह ऋणात्मक वृद्धि भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा। तो यही परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। यानी हमारे जो धनात्मक और ऋणात्मक जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसको परिवर्तन के कितने घटक हैं? 3। जन्म दर, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, यह कहलाती है। समझ रहे हैं? एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। और ठीक इसी का जो मृत्यु दर है उसकी परिभाषा क्या है? एक कैलेंडर वर्ष में, यानी एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहलाती है, मृत्यु दर कहते हैं। तो अब आप देखो, ऊपर आपने जन्म दर में देखे जीवित बच्चों की संख्या, यहाँ बच्चे जन्म ले रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर में क्या है कि यहाँ मर रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा? अब आप इसे समझ आएंगे कि 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या, चाहे वो बुढ़ा भी हो, जवान हो या बच्चा हो, वो मरने वालों की संख्या काउंट की जाएगी। और तीसरा है प्रवास। जनसंख्या के एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। इसका अगला आप देखेंगे, प्रवास को हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5 है, प्रवास से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकार बताइए, या प्रवास किसे कहते हैं, इसके क्या कारण हैं? तो प्रवास जनसंख्या का किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। इसके 2 प्रकार हैं, उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास यानी जब कोई समूह एक बड़ी संख्या में अपने देश के निवास को छोड़कर दूसरे देश में स्थानीय रूप से रहने लगता है। यानी क्या है कि एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा? उत्प्रवास कहलाएगा। और आप्रवास क्या कहलाएगा? जब बाहरी देशों या स्थानों से मानव किसी अन्य देश में आकर बसता है। यानी अगर भारत में कुछ लोग अगर बाहर से आके बसते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आप्रवास। और दूसरी उत्प्रवास क्या कहलाएगा? ये भी वही है, ये क्या करता है कि भारत में आने के लोगों को क्या करता है? प्रोत्साहन देता है। तो ये उत्प्रवास और आप्रवास कहलाता है। तो प्रवास के कारक क्या क्या हैं? 2 कारक हैं, प्रतिकर्ष प्रवास और अपकर्ष प्रवास। प्रवास के ऐसे कारक जिनमें लोग दूसरे स्थान की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उच्च जीवन स्तर। यानी हम ऐसे जगह जाना चाहेंगे जहाँ पर हमारे बच्चों के लिए शिक्षा, हमारे लिए स्वास्थ्य, रोजगार और उच्च जीवन स्तर हो, हम वहाँ जाकर बसना पसंद करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? प्रतिकर्ष कारक कहलाएगा। अपकर्ष कारक क्या होंगे?
प्रवास के ऐसे कारक जिनके कारण लोग दूसरे स्थान की ओर जाने को मजबूर होते हैं, जैसे बेरोजगारी। माना मेरे क्षेत्र में बेरोजगारी है, दूसरी जगह रोजगार मिलता है मेरे को, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है, तो यह कारक क्या कहलाएगा? अपकर्ष कारक कहलाएगा। महामारी, पता चला कि मेरे क्षेत्र में महामारी है या स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं हैं, असुरक्षा का माहौल है, आए दिन दंगे होते हैं, तो ऐसे जगह में मैं रहना पसंद नहीं करूँगा। तो अगर मैं दूसरी जगह जाता हूँ तो वह कारक क्या कहलाएगा? अपकर्ष कारक कहलाएगा। तो इसी में एक है प्रश्न नंबर 6, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत है और इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत है, जो मैं इसमें चित्र बना रखा है, इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे। जनांकिक संक्रमण सिद्धांत हमें यह बताता है कि जैसे समाज, हमारा जो समाज है वो ग्रामीण समाज है, खेतीहार समाज है, और अशिक्षित अवस्था में जो समाज है वह क्या करता है? उन्नति करके नगर में जाता है। कहाँ जाता है? नगरीय औद्योगिक क्षेत्र में जाता है और साक्षर हो जाता है। तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। यानी जो जनसंख्या होगी वो ग्रामीण से कहाँ जाएगी? नगरीय जाएगी, और वह क्या कहलाएगी? खेती करने के बजाय उद्योगों में काम करेगी। अशिक्षित के बजाय साक्षर हो जाएगी। जहाँ गांव में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च रहती है, शहरों में, नगरों में जाकर उस जनसंख्या का जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाएगी या परिवर्तित हो जाएगी। तो इसे क्या कहेंगे? जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत कहेंगे। तो जनांकिक संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं, तो आप इसमें देख लीजिए, ये चित्र भी है और यहाँ मैंने इस तरह से डिटेल से लिखा है नोट्स में। प्रथम अवस्था क्या है? इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊपर होगी, क्योंकि लोग महामारी और कुपोषण के शिकार होंगे। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग कृषि करते हैं। यहाँ बड़े बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। और जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन जीने की उम्र, ये क्या होगी? निम्न होगी, यानी लोग जल्दी मर जाते हैं। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और तकनीकी स्तर भी कम होता है, जिस कारण अधिक उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। अब आप लगाओ, ये पूरा ग्रामीण वाला प्रवेश के बारे में प्रथम अवस्था है। द्वितीय अवस्था क्या है? इस अवस्था में प्रारंभ में उच्च जन्म दर होगी, लेकिन साथ समय के साथ साथ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटने लगती है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी बढ़ जाती हैं। तकनीकी प्रगति के कारण मृत्यु दर में कमी आती है, जबकि जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक होगी। यानी जन्म लेने वालों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी, और मरने वालों की संख्या कम होगी। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं और तकनीकी का प्रयोग जो है इस अवस्था में होगा। अंतिम और तीसरी अवस्था है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होगी? कम होगी। जनसंख्या या तो स्थिर होगी या मंद गति से बढ़ती रहेगी। इसका मतलब यह है कि जो हमारे ग्रामीण जनसंख्या वह क्या हो जाएगी? नगरीय जनसंख्या में परिवर्तित हो जाएगी और अशिक्षित से शिक्षित हो जाएगी, और तकनीकी स्तर भी बहुत उत्तम होगा। और स्वास्थ्य सुविधाएं जो प्रथम और द्वितीय अवस्था में कम थी, उन अवस्थाओं में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर होंगे, और लोग जो है यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होगी? कम होगी। तो ये आपने यहाँ से देखा। अब प्रश्न नंबर 7 है, जनसंख्या संबंधी समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान के उपाय बताइए। तो विश्व में जो जनसंख्या है वह बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। कई दशकों से आप देख रहे होंगे कि भारत की जनसंख्या जो है अभी 2011 के अनुसार 121 करोड़ है, और आने वाले कुछ समय में इसकी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, चाइना को भी हम लोग क्या कर देंगे? पीछे छोड़ देंगे। तो ऐसी कई देश हैं जहाँ पर जो है जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है। तो इनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या वो क्या है? भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि को जुटाने में बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या का समाधान करने के जो उपाय हैं उसका ये है: परिवार नियोजन, विवाह की आयु में वृद्धि, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, भूमि का सर्वोच्च उपयोग करना। अब भूमि का सर्वोच्च उपयोग करना इससे संबंधित ये है कि जिन भी व्यक्तियों के पास भूमि है वह इसका सर्वोच्च उपयोग करने का से मतलब ये है कि जो जनसंख्या है अगर वो क्या करती है
कि जितने उसकी भूमि है उतने में संतुष्ट रहती है, उतने में कृषि कार्य करती है, तो वह क्या कहलाएगी? वह जनसंख्या में वृद्धि नहीं करेगी उससे। अगला है औद्योगिकरण, फिर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, रोजगार और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ये सारी चीज़ें क्या हैं? जनसंख्या को रोकने के उपाय हैं। अब कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, प्रवास के 2 कारक, प्रतिकर्ष और अपकर्ष, विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक। ये 2 वर्ग लिखे हैं मैंने, लेकिन कारक है वो प्राकृतिक कारक, मानवीय कारक। जनसंख्या का कृषि घनत्व क्या है? कुल कृषि योग्य भूमि पर कुल कृषक जनसंख्या के अनुपात को कृषि घनत्व कहते हैं। एक डेफिनेशन है, छोटी सी आपकी किताब में है। प्रवास के 2 प्रकार, आप्रवास और उत्प्रवास, और जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं इसका सूत्र मैंने लिखा है। तो ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और इस तरह से आपको जो है ये सारे प्रश्न करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और साथ ही साथ मैं इसके साथ नोट्स भी आपको दे रहा हूँ, और आप लोग खूब मेहनत करिए, इसके साथ याद भी हो जाएगा आपको। और सुरक्षित रहिए, बाहर बिल्कुल ना निकलें, अपने स्कूल का ये जो काम हम दे रहे हैं उसे लगातार करते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले नोट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।